गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फर्स्ट ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में, बीएम की क्लास में दीपावली के अवकाश के बाद जो हमारा पहले टॉपिक चल रहा था, कौन सा? अस्वस्थ मस्तिष्क से संबंधित। और अस्वस्थ मस्तिष्क से संबंधित लगभग हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे कि जो पैदाइशी मूर्ख है वो भी अस्वस्थ मस्तिष्क में आता है। जरावस्था से है, शराब के नशे में है, तो वो सब किस में आते हैं? अस्वस्थ मस्तिष्क की श्रेणी में आते हैं। और एक हमने बताया था सम्मोहन अवस्था, वो भी जो 1 से 4 के बीच में रहती है, वो सम्मोहन अवस्था। उस स्थिति में भी व्यक्ति अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है। तो ये हमारा जो टॉपिक चल रहा था पक्षकारों में क्षमता के संबंध में, तो पहला था अवयस्क, दूसरा था अस्वस्थ मस्तिष्क, और तीसरा है हमारा जो टॉपिक कौन सा? राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति, ये था। तो इस श्रेणी में, इस नियम के अकॉर्डिंग कौन कौन से व्यक्ति जो अयोग्य घोषित कहलाते हैं और वो किसी प्रकार से अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते। सबसे पहले है विशेषाधिकार व्यक्ति। इसमें कौन आता है? खासकर राष्ट्रपति। ये विशेषाधिकार व्यक्ति है, ये व्यक्ति विशेषाधिकार प्राप्त है, ये अयोग्य घोषित कहलाता है। ठीक है ना? ये अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता। दूसरा है अपराधी व्यक्ति, जिसने हमारे देश के प्रचलित जितने भी अधिनियम हैं उन अधिनियमों के अकॉर्डिंग के अनुसार किसी प्रकार का कोई अपराध किया है और उसे अपराधी घोषित कर दिया गया है, तो वो व्यक्ति भी क्या? अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता। उसके बाद है विवाहित स्त्रियां, यानी कि मैरिड वुमेन, ये भी क्या? अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखती, बिल्कुल भी नहीं रखती। ये भी अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखती। हमारे हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग क्या? जो वयस्क पुरुष है वही अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। हाँ, कहीं इन्हें कोई अधिकार प्राप्त किया गया है, कोई अधिकार दिया गया है बिजनेस में कहीं अधिकार दिया गया है, तब ये अनुबंध कर सकती है। लेकिन इसके अलावा हमारे देश में वो किसी प्रकार का कोई भी अनुबंध करती है या विदेशी व्यक्ति के साथ कोई अनुबंध करती है, तो वो अनुबंध क्या रहेगा? विफल रहेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है विदेशी शत्रु, जो हमारे साथ दुश्मनी रखता है, ठीक है ना, हमारे देश के साथ या हमारे साथ, या कोई विदेशी व्यक्ति जो प्रॉपर विदेश में रहने वाला है, जिसने लगभग 251 डेज से ऊपर, ये 251 से 280 डेज के ऊपर उसने भारत में निवास नहीं किया, तो वो अनिवासी भारतीय माना जाता है। अनिवासी भारतीय माना जाता है, तो वो विदेशी प्रवृत्ति में आता है, विदेशी श्रेणी में आता है, विदेशी व्यक्ति माना जाता है। और वो हमारे भारत में किसी प्रकार का कोई अनुबंध करता है, लेकिन वो अगर वो हमारे साथ शत्रुता रखता है, देखिए वैसे तो विदेशी व्यक्ति अनुबंध कर सकते हैं, लेकिन वो शत्रु संबंध से संबंधित रखता है, जैसे कोई क्या हो, गैंगस्टर हो, या कोई दुश्मन ऐसे प्रवृत्ति का हो, गुंडा प्रवृत्ति का हो, या कोई गैंग से वो संबंध रखता हो हमारे देश के साथ, या उसमें उसका विदेशी शत्रु की लिस्ट में उसका नाम आता हो, तो वो व्यक्ति भी अगर किसी सामान्य व्यक्ति से भी वो अनुबंध करता है, तो वो अनुबंध भी राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। उसके बाद आता है क्या? कोई भी चिकित्सक कोई विदेशी व्यक्ति के साथ अनुबंध करता है, या हमारे भारतीय विदेशी चिकित्सक हमारे भारत में कोई अनुबंध करता है, तो वो भी अयोग्य घोषित की स्थिति में आता है। उसके बाद अयोग्य घोषित
यानी कि दिवालिया व्यक्ति, दिवालिया व्यक्ति। तो ये तो नाम से ही स्पष्ट है कि एक दिवालिया व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, किसी प्रकार का अनुबंध नहीं कर सकता। हाँ, वो रोजमर्रा के लिए अपने सारे अनुबंध करता है, लेकिन लिखित अनुबंध उसका किया हुआ कहीं भी कोई वैलिड नहीं माना जाता। ये भी अनुबंध तो करते हैं, अपने रोजमर्रा के अनुबंध तो ये करेंगे, रोजमर्रा के जितने भी इनके अनुबंध है वो करेंगे, लेकिन वो लिखित नहीं होते, वो ज्यादातर मौखिक ही होते हैं। तो ये सारे जो भी लिखित अनुबंध ये करेंगे कोई भी, तो वो सारे अनवैलिड होंगे, वो अयोग्य घोषित की श्रेणी में रहेंगे। राजनियम द्वारा इन व्यक्तियों को अयोग्य घोषित श्रेणी में रखा गया है। तो राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति है ये जो अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते। बाकी इसके अलावा जितने भी है वो सब अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। तो पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता से संबंधित हमारे ये जो 3 टॉपिक थे आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा अब कल से, आज से उसका थोड़ी सी मैं आपको रूपरेखा बता देता हूं। कल से हम इन 5 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। वो 5 टॉपिक कौन से हैं उसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी मैं आपको पहले दे चुका हूं। क्या टॉपिक का नाम है स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट। इसके बारे में मैं आपको पहले जानकारी दे चुका हूं। क्या इसके 5 तत्व हैं, कौन से? अगर ये स्वतंत्र सहमति का कहीं भी कोई भी शब्द पाया जाता है किसी चीज, किसी अनुबंध में, तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती, वो अनुबंध व्यर्थ की श्रेणी में चला जाएगा। यानी कि उन 5 तत्वों को कहीं भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। और वो 5 तत्व थे कौन से? उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, तीसरा कपट, चौथा मिथ्या वर्णन और 5वां गलती, मिस्टेक। ठीक है, क्या था इसका सेक्शन मैंने आपको बताया भी था। धारा 16, धारा 17, सॉरी धारा 15, धारा 16, धारा 17, धारा 18, 19, 20 खत्म है और 20, 21, 22। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताए भी थे, ये सेक्शंस रहेंगे हमारे। तो इन 5 तत्वों के बारे में हम अलग अलग अर्थ वाइज इनका मीन और प्लस इनका यूज कहां हो रहा है, किस तरीके से इनका यूज किया जाता है, वो उसका विद एग्जांपल उसके बारे में हम कल से स्टार्ट करेंगे इसकी चर्चा। ठीक है, इसके बारे में हम विचार बात करेंगे और यही हमारे टॉपिक है। और ये खासकर ये टॉपिक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? खासकर 2 नंबर के क्वेश्चंस में भी, 8 नंबर के क्वेश्चंस में भी, 2 नंबर में किसी एक तत्व के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, 8 नंबर में 5 तत्वों के मीन पूछ लिए जाते हैं और इसी क्वेश्चन को ये 20 नंबर का भी बनाकर दे दिया जाता है कि इनको विस्तार से परिभाषित कीजिए, स्वतंत्र सहमति के तत्वों को बताइए। तो आपको इसके पूरे विस्तार से इनका मीन क्या है, कैसे यूज होते हैं, एग्जांपल भी कई बार कुछ देना पड़ जाता है, तो वो सारा आपको बताना होगा। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।